वह एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जानता है जहां एक प्रकार के पक्षियों की भरमार है। हालांकि यह साफ है कि ये पक्षी काफी दैत्य जैसे हैं, लेकिन उनकी भारी संख्या यह साबित करती है कि वे इस भूमि से पोषक तत्वों की एक बड़ी विविधता को अवशोषित कर सकते हैं। और भी बेहतर यह कि वे समुद्र के बीचों बीच उठे शिखरों पर रहते हैं। यह ठीक वही जगह है जहां उसे अपनी जरूरत की चीजें मिल सकती हैं। जेफिरो तुरंत समझ जाता है और पूछता है कि क्या वह उन दैत्य जैसे सीगल्स की बीट इकट्ठा करने की योजना बना रहा है। उसे पता होना चाहिए कि उस जगह को पीक ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। वहां पकड़ने लायक कुछ नहीं है और अगर तुम गिर गए तो या तो तुम दबकर मर जाओगे या लहरें तुम्हें बहाकर ले जाएंगी। क्रेटोस जवाब देता है कि उसे पहले से ही इसका पूरा ज्ञान है। वह क्षेत्र तो खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने उसे पार कर लिया और अब वे सब वहीं खड़े हैं। हर कोई सोच रहा है कि वह इस बार क्या करने जा रहा है। असंख्य लोगों ने उन चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश की और जाहिर है कि हर कोई समुद्र में समा गया। क्रियोस उनकी ओर मुड़कर कहता है कि वह ऊपर तक चढ़ेगा और ढेर सारी चीजों से भरे थैले नीचे फेंकेगा, तो सबको तैयार रहना चाहिए पकड़ने के लिए। अगर यह योजना सफल हुई तो सब लोग अच्छा खाएंगे। बाल चारों ओर देखता है और याद करता है कि सब कितने दुबले हो गए हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। भगवान का शुक्र है कि किसान दानव राजा आखिरकार यहां आ गया। क्रेटोस को याद आता है कि अपनी 30वीं प्लेथ्रू पर ही उसने पहली बार इस जगह पर चढ़ने की कोशिश की थी। सैकड़ों बार कोशिश करने के बाद उसने रहस्य जान लिया। वह कूदता है और सब देखते हैं कि उसने चट्टान पकड़ ली है। उसे पता है कि वह इसे कर सकता है क्योंकि वह एक खास गड़बड़ी ग्लिच का फायदा उठाना जानता है। उसका हाथ पत्थर में ढंसने लगता है और सब हैरानी से देखते हैं। तभी क्रेटोस अपना इन्वेंट्री खोलता है और सब कुछ अनइक्विप कर देता है। अचानक पूरी भीड़ को उसका नंगा पिछवाड़ा दिखाई देता है। लोग कांपने लगते हैं। वह साइड में मुड़ता है और सेरी तुरंत मुंह फेर लेती है। वह सब कुछ दोबारा पहन लेता है और दीवार से पागलों की तरह चिपक जाता है। वह पीछे झांकता है एक टेढ़ी मुस्कान के साथ। वह फिर से अनइक्विप करता है, फिर सामान्य, फिर पिछवाड़ा, फिर पूरा शरीर, फिर पिछवाड़ा। बार बार यही चलता है, शरीर पिछवाड़ा। और अचानक वह एकदम ऊपर पहुंच जाता है जैसे कोई जबरदस्त हीरो। बहुत समय पहले उसने यह बग ढूंढा था। अगर आप चढ़ाई के बीच में इक्विप और अनइक्विप करते रहो तो आप दीवारों के बीच से थोड़ा सरक सकते हो। तभी बेल कहता है कि अगर महाराज ने सबको खिलाने का वादा किया है तो उसका भी फर्ज बनता है। जेफिरोस उसे रोकने को कहता है, लेकिन वह पागल दौड़ पड़ता है और दीवार पर छलांग मारता है पकड़ने के लिए। क्रिडोस चिल्लाता है कि वह क्या कर रहा है और जाहिर है वह बेवकूफ की तरह सीधे चट्टान से टकरा जाता है और कुछ पकड़ नहीं पाता। अब मुख्य पात्र को फिर से बी का हाथ पकड़ना पड़ता है, दीवार में बगिंग करते हुए और अब भी नग्न। समस्या यह है कि बाल सबसे भारी है। इससे क्रेटोस सोच में पड़ जाता है कि वह इस आदमी को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। बाल उन 4 दानवों में से एक है जो सचमुच उसे मारना चाहते हैं। खुद बाल भी हैरान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी जान क्यों बचाई जा रही है। तभी नायक को एक दोस्त याद आता है जिसने कभी कहा था, भाई प्रोफेसर मुझे टेस्ट जमा नहीं करने देगा। अगर मैं फेल हो गया तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। मैं गुलाम आदमी बन जाऊंगा। प्लीज क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? बस उनसे कह देना कि मेरे ग्रेड देख लें। मुझे यकीन है अगर तुम कहोगे तो वो सुनेंगे। हर प्रोफेसर तुमसे प्यार करता है। वह लड़का बस एक जूनियर था जो हमेशा उसके पीछे घूमता रहता था, और क्योंकि नायक प्रोफेसरों का सबसे भरोसेमंद लड़का था, शायद सच में वे सुन लेते। लेकिन उस समय उसने उस जूनियर से कहा कि खुद संभालो, यह मेरी समस्या नहीं है। उसे डर था कि इसमें पढ़ने से उसकी प्रोफेसरों के साथ स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए उसने पीछे हटना चुना। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता है तो सोचता है शायद वह उसकी मदद कर सकता था, ठीक वैसे ही जैसे अभी शायद वह बाल की मदद कर सकता है अगर खुद को थोड़ा और धकेले। वह खुद से कहता है कि उसे पूरी ताकत लगानी होगी और अपनी सीमाओं से आगे जाना होगा। शायद तब उस जूनियर की याद कम से कम एक मुस्कान पर खत्म होगी। वह अपने शरीर की सारी शक्ति केंद्रित करना शुरू करता है और भले ही उसका हाथ दबाव से टूटने लगता है,
फिर भी वह बाल को ऊपर फेंकने में कामयाब हो जाता है। हमारा हीरो जख्मी हो जाता है ये करते हुए। तब वो डेमन पूछता है, तुम इतना क्यों कर रहे हो? जरूरत नहीं थी। क्रेटोस उठकर कहता है, क्योंकि ये दर्द उस दर्द से कम है जो एक साथी को छोड़ देने से होता, और मैं कभी पछताना नहीं चाहता। अचानक बाल रोने लगता है। क्रेटोस सोचता है शायद वही स्टूडेंट भी ऐसा ही रोता अगर उसने उस समय उसकी मदद की होती। अब वो सिर्फ सॉरी ही कह सकता है। तभी सिस्टम सामने आता है और उसे बधाई देता है कि उसने बिना किसी मदद के डेमन किंग की बॉडी से इतनी ताकत बाहर निकाली। इसके नतीजे में उसे 4 महान डेमनों में से एक का सच्चा सम्मान मिला है। अब से जब भी वो ऐसा काम करेगा जिससे डेमन खुश हो, उसे एचपी हैप्पी पॉइंट्स मिलेंगे। हैप्पी पॉइंट्स सिस्टम अनलॉक हो चुका है। क्रेटोस हैरान रह जाता है। हैप्पी पॉइंट्स, इसका करूंगा क्या? कहीं लॉलीपॉप तो नहीं देंगे? सिस्टम तुरंत जवाब देता है, ऐसा गेम कभी लॉलीपॉप नहीं देता। असल में जब भी उसके सिपाही खुश होंगे और पेट भरकर खाएंगे, उसे 1 पॉइंट मिलेगा। इन पॉइंट से वो अपनी ताकत बढ़ा सकता है। स्टेमिना, ताकत, डिफेंस, रक्षा, मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक शक्ति, और मैजिक पावर, जादू की ताकत। उसे सबको 100% तक बढ़ाना होगा, तभी उसे असली क्रेटोस की पूरी ताकत मिलेगी। वो कोशिश करता है 10% स्टेमिना खरीदने की, लेकिन उसकी कीमत है 50 हैप्पी पॉइंट्स। ऊपर से स्किल्स अपग्रेड करने में 250 पॉइंट्स लगते हैं। क्रेटोस सोचता है, ये मुश्किल तो है, लेकिन अगर खेती चल पड़ी तो बहुत पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर मैं मजबूत हुआ तो जिंदा रहने के चांस भी बढ़ेंगे। ऊपर से सबको खुश और पेट भरा देखकर, हाँ, अच्छा भी लगेगा, मेरा अहंकार भी संतुष्ट होगा। बाल खड़ा ये सब देख रहा है और सोचता है, इस आदमी के चेहरे पर तो मौत लिखी है, इसे बचाना ही नहीं चाहिए था। तभी अचानक क्रेटोस एक अजीब पोज में खिंचता है, जैसे अंडे देने वाला पक्षी। वो कहता है, तैयार रहो, मैं सब नीचे फेंकने वाला हूं। बेचारे डेमन कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो इंद्रधनुष जैसी लाइन में सबके चेहरे पर मल फेंक देता है। क्रेटोस चिल्लाता है, तैयार रहो और पूरी ताकत लगा दो। थोड़ी देर बाद उनके चारों तरफ मिट्टी, अंडे के छिलके और ढेर सारा गोबर पड़ा है। वो सेर्गी की तरफ मुड़कर कहता है, तेरे पास इतने हाथ हैं, सब चीजें काटना तेरी जिम्मेदारी है। सेर्गी तुरंत गुस्से में चिल्लाती है, मैं बर्फ की महारानी हूं, मेरे हाथ गंदगी से खेलने के लिए नहीं बने। क्रेटोस उसे घूरकर बहुत शांति से कहता है, ठीक है, तेरे लिए दूसरा काम है, और वो तुरंत मान जाती है। क्रेटोस थोड़ी देर चौंकता है, ये लोग सच में डरावने हैं और ये लड़की तो सबसे मुश्किल है, लेकिन फिर खुद को याद दिलाता है, मैं डेमन किंग हूं, सिर्फ अपनी हिम्मत से सब संभाल लूंगा। उसने हार्ट टॉक को आदेश दिया कि पूरे क्षेत्र में पानी डाल दे, क्योंकि उसे मिट्टी को गीला करने की जरूरत थी। हार्ट टॉक ने चेतावनी दी कि अगर सब कुछ गीला हो गया तो बदबू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्रेटोस की एक ही आवाज में हार्ट टॉक हवा में उड़ गया और बिल्कुल वही किया जो उसे कहा गया था। फिर क्रेटोस ने बाल से पूछा कि अब कैसा लग रहा है? बाल ने जवाब दिया, हां, अब नरम हो गया है, जैसा तुमने कहा था। तीसरा कदम था कुछ पंख इकट्ठा करना और पूरे क्षेत्र को ढक देना। समस्या यह थी कि थोड़ा थोड़ा करने में पूरा क्षेत्र ढकने में बहुत समय लग जाएगा। कोई और रास्ता नहीं था, सब डेमनों का इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ उसे परेशान कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि अब इसे निपटाना होगा। वह अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेगा, जो उसे इस क्षेत्र का शासक होने के नाते मिला था। इस बीच डेमन किंग के शहर में एक आदमी अपने घर में बैठा है और उसकी छोटी बेटी बिस्तर पर लेटी है। वो उससे कहती है, पापा, क्या आप मुझे खा सकते हैं? क्या? यह सुनकर आदमी दंग रह गया। पिता उसे ऐसा न कहने की विनती करता है, लेकिन बच्ची बस कहती है कि उसे अपनी मां याद आती है। दरअसल एक और लालची डेमन आया था और उसे खाने वाला था, लेकिन मां ने बीच में आकर अपनी बेटी की रक्षा की। उसने अपनी बेटी को आखिरी बार देखा और सीधे डेमन के पेट में चली गई। पिता बस जवाब देता है, अगर मेरी बेटी नहीं है तो मेरे पास जीने का क्या कारण है? तभी डेमन किंग आ जाता है। आदमी चौंक कर पीछे हटता है और चिल्लाता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्रेटोस जवाब देता है, अगर तुम्हारे पास चिल्लाने की ताकत है
तो काम करने की भी ताकत है। फिर सैनिकों को आदेश देता है कि उसे पकड़ लो। आदमी अपनी बेटी के लिए रोता है और कहता है कि उसे उसकी देखभाल करनी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। डेमन किंग बस चलता रहता है और पूछता है, अब तक कितने इकट्ठे हुए? उनके पास 20 हैं, उन्हें 30 से ज्यादा चाहिए। पीछे मुड़कर रोती हुई बच्ची को याद करता है। उसे याद आता है कि वह गेम में भी दिखाई दी थी और हमेशा की तरह वह उसे बिना हिचकिचाए मार देता था। उस याद ने उसे नया आदेश देने के लिए प्रेरित किया। अब से डेमनों को दूसरों को खाने की अनुमति नहीं होगी। सबको अब मैनोर के साथ काम करना होगा। वह दृढ़ निश्चय के साथ चला जाता है और घोषणा करता है कि वह अत्याचारी राजा है और अपने लक्ष्य पाने के लिए बलिदान देना होगा। तेज धूप में पहले से ही दुबले डेमन और भी अधिक कष्ट झेलते हैं। एक डेमन बड़बड़ाता है, मैडम, हम यहाँ खेत में हैं, बेवकूफी है, हमारी ऊर्जा खत्म हो रही है और हम जो थोड़ा है वो भी बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा उसे चेतावनी देता है कि क्या कह रहा है, ध्यान रख। लेकिन वह फिर भी कहता है, वैसे भी हम मरने वाले हैं और अगर मिट्टी उपजाऊ भी हो गई तो हम क्या बो रहे हैं। तभी क्रेडोस प्रकट होता है और कहता है कि अगर वह पालन करने को तैयार है तो वह समझा देगा। उस दिन लड़ाई के दौरान उसने देखा था कि पेड़ के पास एक फूल उग रहा था। यह कुछ ऐसा था जिसे उगाया जा सकता था। वो पौधा दिखाकर क्रेटोस उस राक्षस से कहता है, यही हम लोग उगाने वाले हैं। बी और बाकी सब पहले ही और पौधे इकट्ठा करने जा चुके थे। वो राक्षस कहता है कि उसे पता है ये कौन सा पौधा है, लेकिन ये खाने लायक नहीं है। इसे खाने से तो पेट में तेज दर्द होता है। लेकिन क्रेटोस जमीन से एक पौधा निकालता है और कहता है, इस बंजर जमीन में और कुछ खाने को है भी नहीं। अब ये प्रयोग पूरा करना होगा। कामयाब हुआ तो ठीक, नहीं तो देख लेंगे। वो आदमी घबरा जाता है और पूछता है, कौन सा प्रयोग? क्रेटोस बोलता है, अभी तक तो तुम्हारी बेटी ने इसे खा भी लिया होगा। यह सुनकर आदमी घबराकर भागता है। वो चीखते हुए मदद मांगता है, मेरी बेटी पर यह सब क्यों कर रहे हो? वो तो मासूम है। उसकी दुआ है कि कहीं बेटी ने पौधा खा न लिया हो। घर में घुसते ही वो देखता है कि बी और उसकी बेटी वहां खड़े हैं और हां, बेटी ने पौधा खा लिया है। लड़की मोटी ताजी होकर कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूं और पेट भी पूरी तरह भर गया। पिता हैरान होकर पूछता है, सच में तू ठीक है? लड़की हां में सिर हिलाती है और बताती है कि कल भी उसने यही चीज खाई थी। बेल और जेफिरो ने उसे दिया था। तभी क्रेटोस अंदर आता है और कहता है, इस पर यकीन करो, इंसानों की एक जगह पर जहरीले पौधे को भी खाने लायक बना दिया गया था। उसका नाम है आलू, पोटैटो। उसे तो पता भी नहीं था कि आलू पहले जहरीला था। फ्लूट लड़की भावुक होकर क्रेटोस को धन्यवाद देती है कि उसने उसकी मदद की। अब सेना के कुछ हिस्से के राक्षस सच में खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उन्हें खाने को कुछ मिल गया। पहली बार क्रेटोस को एक हैप्पी पॉइंट मिलता है। वो उस पॉइंट को देखता है, फिर उस बच्ची की मुस्कान याद करता है। खेल में तो वही बच्ची एक दानव मॉन्स्टर हुआ करती थी, लेकिन अब कितनी मासूम है। क्रेटोस सोचता है, सिर्फ इसलिए कि मैं डेमन लॉर्ड हूं, इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा डरावना रहूं। वो बच्ची को प्यार से मुस्कुराकर कहता है, मजबूत बनकर बड़ी होना। बाकी राक्षस उस मुस्कान को देखकर सोच लेते हैं कि शायद क्रेटोस उस बच्ची को मोटा करके बाद में खा जाएगा। उनके लिए वो प्यारी मुस्कान भी डरावनी लगती है। अगला अध्याय शुरू होता है चावेन डे एंटोर नाम की जगह से। यह इलाका 5 हिस्सों में बंटा था और उसमें सबसे दूर था चावेन। यहां की रातें बेहद ठंडी और दिन बहुत तपती गर्मी वाले होते थे। इस जगह पर कोई फसल नहीं उगती थी, यहां तक कि लोग जहरीले पौधे भी खाने को मजबूर थे। बहुतों की मौत हो जाती थी, लेकिन इंसान फिर भी हार नहीं मानते थे। गांव में फ्लूट का पिता घुटनों के बल बैठकर डेमन लॉर्ड से कहता है, सब कुछ तैयार हो चुका है। तब क्रेटोस बेल को आदेश देता है, सारे आलू कुचल दो और उसके बाद इन्हें 5 दिनों तक रात भर जमने के लिए छोड़ दो। दोस्तों, यह था आज का पार्ट 2 मनहवा एक्सप्लेनेशन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले पार्ट में शुरू होगा एक ऐसा मोड जहां सब कुछ बदल जाएगा। आप बस एक काम करो,
सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि जब पार्ट 3 आए आप सबसे पहले उस धमाकेदार ट्विस्ट को देख सको। और हाँ, कमेंट में लिखना मत भूलना कि आपको क्या लगता है नेक्स्ट में क्या होने वाला है। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक और लेजेंडरी पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू हुई है।